नमस्कार विद्यार्थियों, इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों को स्वागत है। और हम इस कक्षा में दार्शनिक और चिंतकों को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं और उस क्रम में हमने तुलसीदास जी को देखा, कबीरदास जी को देखा, श्री गुरु नानक जी को देखा और आज हम जो देखने वाले हैं, आज हम जिनके बारे में चर्चा करेंगे और जिनके नैतिक सिद्धांत और दर्शन से प्रशासनिक पद्धति और सामाजिक विद्रूपताओं, सामाजिक आडंबर किस तरह से खत्म हो सकते हैं, समाप्त हो सकते हैं, यह देखने का प्रयास करेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं कौटिल्य को। कौटिल्य का चिंतन पढ़ेंगे, कौटिल्य का चिंतन और दर्शन पढ़ेंगे। कौटिल्य का चिंतन व दर्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे और देखेंगे दर्शन क्या है और इसकी प्रासंगिकता भी देखेंगे। मित्रों, हम क्या देखेंगे? इस कौटिल्य के दर्शन की प्रासंगिकता भी देखेंगे। पढ़ने का तरीका अपना वही रहेगा जैसे कि अपन विभिन्न दार्शनिकों को पढ़ते हैं। पहले देखेंगे कि लोक सेवा आयोग में इससे संभावित कौन से प्रश्न पूछे गए हैं और कौन से प्रश्न आगे पूछे जा सकते हैं। तो हम संभावित प्रश्नों की एक सूची बनाते हैं। तो कौटिल्य से संभावित प्रश्नों की सूची बनाते हैं। मित्रों, संभावित प्रश्न, क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं आदरणीय कौटिल्य जी से? एमपीपीएससी में पूछा भी गया, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? हलवा सवाल है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? लेखक कौन है, यह पूछा गया एमपीपीएससी में। कौन है? स्पष्ट बात है, कौटिल्य की ही पुस्तक है अर्थशास्त्र। अगली बार सवाल पूछा गया, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने, बड़ा इंटरेस्टिंग है, एसडीएम बनाने के लिए पूछा कि कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखो। सवाल एक ही है, कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम लिखो। अगली बार ये पूछा। एमपीपीएससी 2014 में पूछा है, ये 2017 में पूछा गया। आयोग ने पूछा, मैंने नहीं पूछा, आयोग ने पूछा। हम इसका उत्तर देने की कोशिश करेंगे। कौटिल्य का मत्स्य न्याय क्या है, जानेंगे। और संभावित प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं बेटा? कौटिल्य का मत्स्य न्याय क्या है? कौटिल्य का मत्स्य न्याय। भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? हलवा सवाल है, 3-3 नंबर के बेटा। भारत का मैकियावेली, मैकियावेली किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? कौटिल्य को ही कहा जाता होगा ना, इसलिए पूछ रहा है। कौटिल्य के दंड नीति के उद्देश्य क्या है? यहां पे लिखेंगे, दंड नीति के उद्देश्य क्या है? कौटिल्य के दंड नीति के उद्देश्य। मित्रों, कौटिल्य के अनुसार राजा किन विपत्तियों का समाधान कर सकता है? यानी राजा का कार्य, राजा का कार्य कौटिल्य के अनुसार। बीजगीषु क्या होते हैं? ये संक्षिप्त, ये शब्दावली है, उनकी प्रशासनिक शब्दावली है। बीजगीषु, कूटनीति के साधन क्या है? कैसे कूटनीति है बना सकते हैं? कूटनीति के साधन। सप्तांग सिद्धांत क्या है? ये 3-3 नंबर के सवाल है बेटा, आ सकते हैं। कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। 6 सूत्रीय विदेश नीति क्या है? 6 सूत्रीय विदेश नीति। छह सूत्रीय विदेश नीति क्या है? ये 3-3 अंकों के सवाल कौटिल्य से संबंधित पूछे जा सकते हैं। और इन सवालों का, इन प्रश्नों का हमको उत्तर खोजने का प्रयास करना और परीक्षा में बेहतर तरीके से लिखना है। ये क्या 2 पंक्तियों में इनके उत्तर लिखे जाते हैं, जैसे कि आपको निर्देश रहता है एग्जाम में।
जिनको आप लोग संक्षिप्त भाषा में 3 मार्कर्स बोलते हो। कुछ बड़े सवाल भी पूछे जा सकते हैं। बड़े सवाल क्या पूछे जा सकते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, पूछा भी गया है पिछली बार परीक्षा में। भारतीय राजनीतिक चिंतन में सवाल लिखते हैं, जिनके उत्तर हमको 150 शब्दों में लिखने होंगे। भारतीय राजनीतिक चिंतन में, भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का योगदान लिखें। भारतीय राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का क्या योगदान है? राजनीतिक चिंतन में कौटिल्य का योगदान लिखें। कौटिल्य आदर्शवादी होने की अपेक्षा, सवाल देखिए, कौटिल्य आदर्शवादी होने की बजाय क्या थे? राजनीतिक यथार्थवादी थे। राजनीतिक यथार्थवादी थे। राजनीतिक यथार्थवादी थे। व्याख्या करें मित्रों, क्या करें? व्याख्या करें, व्याख्या करें। ये सवाल एमपीपीएससी में पूछे गए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में पूछे जा चुके हैं। आदर्शवादी, आदर्शवाद का मतलब समझते हैं? आदर्शवाद का तात्पर्य क्या होता है मित्रों? आदर्शवाद का मतलब होता है क्या होना चाहिए। आदर्शवाद, आदर्शवाद का मतलब क्या होता है? क्या होना चाहिए, ये वाली संकल्पना। चाहिए वाले शब्द आते हैं, बोले हमें माता पिता की आज्ञा मानना चाहिए। ये बात अलग है कि माता पिता की अनुमति के बगैर भमर कुआं पे जाके विवाह बंधन में बंध जाएंगे। ये आदर्श नहीं है। हमको देश की सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए, हमको भ्रष्टाचार नहीं करना चाहिए, ये आदर्शवादी बातें हैं। यथार्थवाद क्या होता है मित्रों? यथार्थवाद का तात्पर्य क्या होता है? यथार्थवाद का मतलब होता है क्या है, वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में क्या है, वो यथार्थवाद है। वर्तमान में क्या है वो यथार्थवाद है। भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए है यथार्थवाद है। माता पिता की सेवा करना चाहिए ये आदर्शवादी है। लेकिन यथार्थवाद, वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है। तो मुंशी प्रेमचंद जी की भी यात्रा भी आदर्शवाद से यथार्थवाद की तरफ थी मित्रों। प्रेमचंद के प्रारंभिक साहित्य में हमेशा क्या दिखाते थे वो अंत? या तो हृदय परिवर्तन हो जाए, लड़ाई चल रही है, अंत में क्या होता था? कहानी के अंत में हृदय परिवर्तन हो गया, एक ने दूसरे की बात मान ली और गले मिल लिए। जमींदार का हृदय परिवर्तन हो गया। पंच परमेश्वर, लेकिन जब उन्होंने 1937 में गोदान उपन्यास लिखा, जब वो प्रगतिशील लेखक संघ के अध्यक्ष बने, उस समय गोदान उपन्यास में वो होरी की मृत्यु को दिखा देते हैं, अर्थात किसान की मृत्यु दिखाते हैं, क्योंकि 1937 में किसान मर रहा था। वो यथार्थ है। प्रयास करते हैं अंत तक आते आते कि होरी को वो बचा ले, हृदय परिवर्तन हो जाए विभिन्न विभिन्न पात्रों का, और होरी को एक विकास की समाज की मुख्य धारा में जीने का एक पुनः अवसर मिल जाए, सब लोग दे दें उसे। लेकिन नहीं, होरी की मृत्यु हो जाती है, किसान की मृत्यु हो जाती है। किसान विभिन्न विभिन्न कठिनाइयों से गुजर रहा था और अंत में उसकी मृत्यु होती थी उस समय। वही यथार्थवाद में दिखाया। तो राजनीतिक यथार्थवाद का मतलब समझते हैं? जो एग्जैक्ट है। हमारी आदर्शवादी सोच क्या है पढ़ाई में? बोले हम एसडीएम बनेंगे, प्रथम श्रेणी, प्रथम रैंक आएगी हमारी आयोग में। यथार्थवाद में देखो भैया, पढ़ कितना रहे हो? 12 बजे खाना खाया, कूलर चलाया, 90 डिग्री से बैठे, 180 डिग्री पे सो गए। नहीं, शाम को 6 बजे जगे। यथार्थ तो यही है ना, अध्ययन तो करना पड़ेगा ना। तो उनकी सोच यही है। आदर्शवाद का मतलब क्या होता है साथियों? क्या होना चाहिए। यथार्थवाद का मतलब क्या है? क्या है।
गांधी भी ये आदर्शवाद को, गांधी भी हृदय परिवर्तन की बात करते थे। जब हम गांधी चिंतन को पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे क्योंकि वो हृदय परिवर्तन की ही संकल्पना को लेकर चलते थे प्रारंभ में। अंत में यथार्थवाद पे आ गए। पहले यही कहते थे कि अंग्रेजों का हृदय परिवर्तन होगा, अंग्रेजों का शासन भारतीय लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन जब यथार्थवाद की तरफ आए तो बोले करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़, डू और डाई। तो 1915 से 1942 तक आते आते जो गांधी की भी यात्रा है वो भी आदर्शवाद से कहां तक है बेटा, यथार्थवाद की तरफ। बात एकदम स्पष्ट हो गई, आदर्शवाद और यथार्थवाद। ये संभावित सवाल है। प्राचीन, अगला सवाल और क्या आ सकते हैं देखते हैं। प्राचीन भारत में, सवाल नंबर 30, प्राचीन भारत में, प्राचीन भारत में कौटिल्य, प्राचीन भारत में कौटिल्य एक महान कूटनीतिज्ञ दार्शनिक, एक महान कूटनीतिज्ञ दार्शनिक, महान कूटनीतिज्ञ दार्शनिक और सामाजिक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध थे, सामाजिक चिंतक के रूप में प्रसिद्ध थे। टिप्पणी करिए। प्रसिद्ध थे, टिप्पणी करो, टिप्पणी करो। ये सवाल भी पूछा जा सकता है, बड़ा सवाल पूछा जा सकता है। प्रशासन में कौटिल्य के सिद्धांत की उपयोगिता, अगला सवाल लिखिए, संभावित प्रश्न लिखते हैं। प्रशासन में कौटिल्य के सिद्धांत की उपयोगिता, कौटिल्य के सिद्धांत की क्या मित्रों, उपयोगिता, यूटिलिटी, सिद्धांत की उपयोगिता, प्रासंगिकता क्या है, क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं कौटिल्य को। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, डिटेल में कौटिल्य की विदेश नीति, कौटिल्य की विदेश नीति, कौटिल्य के अगला क्या, अगला सवाल कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य की विदेश नीति, कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत, कौटिल्य के अनुसार मंडल का सिद्धांत, कौटिल्य का मंडल का सिद्धांत, कौटिल्य का मंडल का सिद्धांत। तो इन सभी प्रश्नों के आलोक में हम कौटिल्य के दर्शन को और कौटिल्य को समझने का प्रयास करेंगे मित्रों। तब हेडिंग लगा लो कौटिल्य, 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 हेडिंग लगाते हैं कौटिल्य, कौटिल्य मित्रों। कौटिल्य, कुछ लोग इन्हें चाणक्य भी बोलते हैं, इनका नाम चाणक्य भी है और इनका नाम विष्णुगुप्त भी है, विष्णुगुप्त भी है। कौटिल्य को चाणक्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है और ये बड़े ही राजनीतिक और प्रशासनिक चिंतक है। ये कैसे चिंतक है बेटा, राजनीतिक व प्रशासनिक चिंतक है। प्रशासनिक चिंतक है, बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना आप चाणक्य हो, क्या राजनीति के चाणक्य की संज्ञा दी जाती है लोगों को। संज्ञा का मतलब समझते हैं, नाम दिया जाता है कि चाणक्य ने राजनीति में जितना अच्छा कार्य किया, वो जितना कूटनीतिज्ञ थे, जितना मर्मज्ञ थे, कूटनीति को समझने वाले थे, वैसे हैं आप। प्रारंभिक दिनों में इन्होंने मगध के नंद वंश को, मगध के सम्राट कौन था मित्रों, नंद वंश के, नंद वंश के स्थान पर किसको बोलो, चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनवा दिया। किसको सम्राट बनाया, चंद्रगुप्त मौर्य को।
चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का सम्राट बनवा दिया। समझिए, इसीलिए तो कहते चाणक्य हो तुम, राजा बनवा दो। किंग मेकर की भूमिका निभाते थे। किंग मेकर क्यों निभाते थे? किंग मेकर की भूमिका क्यों निभाते थे? क्यों निभाते थे? क्यों निभाते थे? राजनीति व प्रशासन के मर्मज्ञ थे, चिंतक थे। और नंदवंश ने इनका अपमान किया और इस अपमान को इतना ही अपने दिल पे ले गए, उन्होंने कहा हम तुम्हारी सत्ता को समाप्त ही कर देंगे। और चंद्रगुप्त मौर्य को की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित करके, ट्रेंड करके नंदवंश को प्रतिस्थापित कर दिया और चंद्रगुप्त मौर्य की सत्ता स्थापित कर दी। ये कौटिल्य के सिद्धांत, कौटिल्य के जीवन की सबसे बड़ी घटना यही है। कौटिल्य ने प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र का लेखन किया। मित्रों, कौटिल्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है 3 नंबर में पूछी गई, अर्थशास्त्र का लेखन किया। अर्थशास्त्र का लेखन किया कौटिल्य ने। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा। अर्थशास्त्र कोई इकोनॉमिक्स से संबंधित नहीं है, नहीं तो आप समझिए कि इसमें आप रेपो रेट देखें, रिवर्स रेपो रेट देखें, बैंकिंग देखें, बीमा देखें, ना, गंदी बात। अर्थशास्त्र में राजनीति व प्रशासनिक संबंधी व्याख्या है। अर्थशास्त्र में व्याख्या किसकी मित्रों? राजनीति व प्रशासन संबंधी, राजनीति व प्रशासन संबंधी व्याख्या है अर्थशास्त्र में। जो प्रशासनिक सुविधा का, प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है, जो व्याख्या है वो प्रशासनिक काय का आधार है बेटा? प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है। जो प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है, समझिए बात को। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन? कौटिल्य। कौटिल्य की प्रसिद्ध पुस्तक कौन? अर्थशास्त्र। दोनों बातें एक ही है, चाहे कद्दू छुरी पे है, छुरी कद्दू पे। बोलो ना, और इस पुस्तक में अर्थशास्त्र संबंधी लेख है या फिर कुछ और है? बोले इसमें राजनीति व प्रशासन संबंधी व्याख्या है मित्रों, और यह व्याख्या प्रशासनिक व्यवस्था का आधार है। जो उन्होंने व्याख्या की है, जो व्याख्या की है उन्होंने, इस संदर्भ में अर्थशास्त्र पुस्तक से कौटिल्य का दर्शन है, कौटिल्य का सिद्धांत है, वो स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है और इनके सिद्धांत को समझने का प्रयास करते हैं मित्रों। तो हेडिंग लगाएंगे कौटिल्य का दर्शन क्या है वास्तव में। कौटिल्य के दर्शन की कौन सी बातें हैं जो हमको पढ़ना अत्यंत आवश्यक है? कौटिल्य का दर्शन, फिलॉसफी ऑफ कौटिल्य। कौटिल्य क्या मानते हैं? कौटिल्य कहते हैं कि राज्य की जो अवधारणा है, राज्य किसके लिए है? बोले राज्य देवीय सिद्धांत की जगह सामाजिक, कोई राज्य देवीय नहीं है कि राज्य कोई देवताओं ने पैदा किया है, कि राजा देवताओं ने भेजा है। राज्य जो होता है वो समझौते का परिणाम है। कौटिल्य का मानना यह है मित्रों कि राज्य काय का परिणाम है? बोले राज्य पहली बात तो देवी उपहार नहीं है। पहली बात कौटिल्य जी कहते हैं कि राज्य देवी उपहार नहीं है, मतलब देवताओं ने नहीं भेजा कि हमने राजा भेजा है। अर्थात ये नहीं कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। जो क्षमता होगी, जिसमें योग्यता होगी और जिसकी सर्व स्वीकार्यता होगी, वही राजा बनेगा। लोकतांत्रिक समाज में कितनी प्रासंगिक बात कही उस समय उन्होंने, प्राचीन काल में कही। बोले राज्य देवीय उपहार नहीं है, बल्कि ये क्या है? बल्कि सामाजिक समझौते का परिणाम है। बल्कि सामाजिक समझौते का परिणाम है मित्रों। बोले राज्य देवीय उपहार नहीं है, बल्कि ये क्या है? सामाजिक समझौते का परिणाम है। सोशल क्या है? बोलो बोलो ना भाई, बोलो। सोशल रिलेशन है, एग्रीमेंट है। बोले क्या एग्रीमेंट है? बोले यह राजा, यह प्रजा, प्रजा राजा को टैक्स देती है। टैक्स का मतलब कर देती है, समझ गए? बोलो ना। राजा का दायित्व क्या है? राजा प्रजा की सुरक्षा करे। बोलो वर्तमान में भी लागू है या नहीं? सुरक्षा करे। राजा प्रजा की क्या करे? क्या करे? सुरक्षा करे। और प्रजा राजा को क्या दे? बोलो भैया क्या दे? बोले क्या दे? बोलो ना। कर दे, टैक्स दे। वर्तमान में भी तो ये होता है ना, अपन टैक्स देते हैं। सुरक्षा भी करे प्लस
राजा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। राजा प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करे। किसके लिए कार्य करे मित्रों? कल्याण के लिए कार्य करे। राजा को कल्याण प्रिय होना चाहिए, कल्याणकारी कार्यों में रत होना चाहिए। इसलिए भारतीय संदर्भ में देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में देख लिया, प्रासंगिकता भी देखेंगे, साथ में अंत में भी देखेंगे। लोकतांत्रिक व्यवस्था देखिए, हम लोग टैक्स चुकाते हैं सरकार को, सरकार हमारे लिए क्या करती है? स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा, सड़क, पानी, तमाम तरह की व्यवस्थाएं करती है या नहीं करती? प्लस प्रोटेक्शन, चीन आक्रमण नहीं कर सकता, सुरक्षा भी प्रदान करती है। तो कौटिल्य भी यही कहते हैं कि राज्य कोई देवी उपहार नहीं है, कोई देवताओं ने नहीं भेजा है राजा बना के, बल्कि ये सामाजिक समझौते का परिणाम है। और सामाजिक समझौते में क्या है कि राजा प्रजा में जो अंतर संबंध है मित्रों, वो क्या है? प्रजा राजा को कर देगी, कर के बदले में राजा क्या करेगा? उनकी सुरक्षा करेगा और प्रजा के कल्याण के लिए क्या करेगा मित्रों? कार्य करेगा। इसलिए तो हम कहते थे हम कर चुकाते हैं। अभी कोरोना वायरस के दौरान ये चल रहा है, कोविड-19 के दौरान, बोले हम कर चुकाते हैं। अगर सरकार ने समय रहते हुए ध्यान दिए होते हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर, कई विशेषज्ञ कहते हैं, कई आजकल चिंतक भी कहते हैं कि अगर स्वास्थ्य की आधारभूत संरचना पर सरकार ने ध्यान दिया होता, खर्च किया होता, अस्पतालों की संख्या ज्यादा होती, अस्पतालों की क्षमताएं ज्यादा होती, तो आज शायद हमको स्टेडियम में, विद्यालयों में क्वारंटीन सेंटर बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। ये राज्य का दायित्व है, ये राज्य का कार्य है, राज्य का कार्य। और ये ऐसा क्यों किया उस समय व्यवस्था में? क्योंकि उस समय व्यवस्था में क्या करते थे लोग? प्राचीन काल में, प्राचीन काल में लोग परेशान हो गए बेटा। कैसे? प्राचीन काल में लोग क्या हो गए? बोले लोग परेशान हो गए। कैसे लोग परेशान हो गए? बोले लोग परेशान थे। कैसे? बोले लोग मत्स्य न्याय से परेशान थे। कैसे परेशान थे बेटा? मत्स्य न्याय से। मत्स्य न्याय से लोग परेशान थे। लोग परेशान थे कि मत्स्य न्याय में क्या होता है? मछली वाला न्याय जानते हैं ना? नहीं जानते। बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। मत्स्य न्याय की संकल्पना क्या है मित्रों? बड़ी मछली, आप देखे होंगे, बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। छोटी मछली को खा जाती है मित्रों। बड़ी मछली क्या करती है? छोटी मछली को खा जाती है। जैसे बड़ी मछली और छोटी मछली आप पानी में भी देखेंगे, एक छोटी छोटी मछलियां होती है ना, कभी आप जाइए देखने। अब देखने ऐसे ही मत जाइए कि धुआंधार जलप्रपात में गिर जाइएगा, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। किनारे से देखिएगा, तो क्या देखेंगे? बड़ी मछली छोटी मछली खा जाती है, सटा। लेकिन ये कई बार छोटी मछलियों का समूह आपस में ग्रुप बना के ऐसा आकार बना लेते हैं, लगता है कि बड़ी मछली है, तो वो निकल जाती है और बड़ी मछली को लगता है ये हमारी जैसी कोई मछली जा रही है। कहने का मतलब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो शक्तिशाली होते थे वो जिंदा रहते थे, बाकी क्या हो जाते थे बेटा? डाई आउट हो जाते थे। इस न्याय के सिद्धांत से जनता परेशान थी, इसलिए जनता ने मनु को अपना राजा माना। जनता ने मनु को अपना राजा माना बेटा, मनु को अपना राजा माना। कौटिल्य कहते हैं जनता ने मनु को अपना राजा माना, और मनु को राजा मान के जनता ने क्या ली? जनता ने मनु को राजा माना और कहा, हे राजा, हम आपको राजस्व देंगे, कर देंगे, आप हमारी सुरक्षा और कल्याण के लिए कार्य करो। राजा ने कहा ओके, दिस इज द केस, दिस केस कैन बी नोन एज सामाजिक समझौता। ये सामाजिक समझौते का परिणाम है। कौटिल्य की यही अवधारणा है। और कहते हैं कौटिल्य के राज्य के जो कार्य करने के जो सिद्धांत हैं, जिनको अपन बात करते हैं, कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो तत्व हैं बेटा, राज्य के सिद्धांत हैं, वो क्या है? कौटिल्य के अनुसार राज्य के जो सिद्धांत हैं, राज्य के जो तत्व हैं मित्रों, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्य के जो तत्व हैं, इसी को राज्य के तत्वों को ही बोलते हैं कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत। उन्होंने राज्य के तत्वों की अपने शरीर के अंगों से तुलनात्मक व्यवस्था दी। अपने शरीर में जो अंग हैं पूरे, उनसे तुलना की, इसलिए इसको बोलते हैं सप्तांग सिद्धांत। राज्य की जो तत्व है सप्तांग सिद्धांत है। बोले सप्तांग सिद्धांत में क्या होता है? बोले पहले नंबर पे होता है स्वामी या राजा। स्वामी या राजा, स्वामी होता है, राजा होता है। और सप्तांग सिद्धांत का मतलब क्या है? व्याख्या क्या है? बोले राज्य के तत्वों की, मानव के शरीर, राज्य के तत्वों की
तत्वों की मनुष्य के शरीर के अंगों से तुलना, मनुष्य के शरीर के अंगों से तुलना की, इसलिए इसको सप्तांग सिद्धांत बोलते हैं। तो पहला सप्तांग सिद्धांत का या राज्य का पहला तत्व क्या है? तो स्वामी है, राजा है, राजा है। बोले राजा को शरीर में कैसा होना चाहिए? बोले राजा को सर के समान होना चाहिए, हेड के समान। बोले क्या मतलब? बोले सत्यवादी, सत्यवादी होना चाहिए राजा को। राजा कैसा होना चाहिए? राजा का सिर के समान होना चाहिए। राजा का स्थान क्या है मेरे बेटा? सिर के समान, सिर के समान होना चाहिए। बोले कैसा होना चाहिए? बोले सत्यवादी होना चाहिए राजा। सिर की खास बात क्या है? सत्यवादी। और क्या होना चाहिए? धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होना चाहिए राजा। धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होना चाहिए, धार्मिक कार्यों में रुचि लेने वाला होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? बोले परिश्रमी हो, राजा के परिश्रमी हो। बोले और कैसा हो? बोले दूरदृष्टि हो, जिसके अंदर जो खतरे को भांप ले, संभावनाओं को तलाश ले, दूरदृष्टि हो। यानी क्या? आपदा में भी अवसर खोजने की संकल्पना। मोदी जी संभवतः प्रयास करते हैं कि वैसे हो जाए। परिश्रमी हो। और राजा कैसा होना चाहिए? सर क्या करता है? बताइए ना, सर क्या करता है? अपना जो सर होता है वो क्या करता है? बोले सर क्या करता है? बोले सर योग्य व गुणवान लोगों की पहचान कर लेता है। तो राजा को कैसा होना चाहिए बेटा? जो योग्य व गुणवान लोगों की पहचान कर पाए, गुणवान लोगों की पहचान कर पाए। मित्रों, आवश्यक है इंडिया में, पहचान कर पाए। ऐसा नहीं हो कि हमारे जो योग्य लोग हैं, वैज्ञानिक हैं, प्रोफेसर भी योग्य होते हैं ना, ऐसा क्यों देख रहे हो हमारी तरफ? प्रोफेसर योगी हैं, योग्य हैं, गुणी व्यक्ति हैं। उन योग्य और गुणी व्यक्तियों की पहचान कर पाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, जो वास्तव में मानव जीवन को एक सरलता प्रदान करते हैं, एक सुविधा संपन्न बनाते हैं, उनकी अनदेखी की जाए। और जो प्रशासन के लोग हैं उनको विशेष महत्व प्रदान किया जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति योग्य है राज्य में, गुणवान है, उसकी पहचान करो, आइडेंटिफाई करो और उसे उचित स्थान प्रदान करो। ये राजा का कार्य होना चाहिए। इसीलिए राजा को बताते हैं, जो स्वामी होता है, जो राजा होता है, उस राजा को किसके समान होना चाहिए मित्रों? सर के समान होना चाहिए, हेड के समान होना चाहिए, पहचान करने वाला होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? बोले इनका ये पहचान भी करे, प्लस इनका सम्मान भी करे मित्रों, आदर भी करे, सम्मान भी करे, सम्मान भी करे मित्रों। इनका स्वामी या राजा योग्य व गुणवान लोगों की पहचान भी करे, प्लस इनका सम्मान भी करे। इस तरह से, जिस तरह से सिर के गुण होते हैं, हेड के गुण होते हैं, वही राजा के होने चाहिए। राजा स्वामी अर्थात कैसा होगा? सिर के समान होगा। और कौटिल्य जी कहते हैं कि राजा कैसा होना चाहिए बेटा? योग्य और गुणवान की तो सुरक्षा करे ही करे, साथ में राजा को महत्वाकांक्षी भी बताते हैं। वो महत्वाकांक्षी भी होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? महत्वाकांक्षी के साथ साथ क्या होना चाहिए? अच्छी विशेषताओं से युक्त। जस राजा तस प्रजा, है ना, अच्छी विशेषताओं से युक्त। अगर राजा अच्छा होगा तो प्रजा भी अच्छी होगी। अच्छी विशेषताओं से युक्त होना चाहिए। इसलिए राज्य को वो सिर के समान बोलते हैं। राजा को किसके समान देते हैं संज्ञा बेटा? सिर के समान। अगर आप सिर के समान राजा होना चाहिए। राजा अकेला कोई काम कर सकता है कि अन्य लोग भी चाहिए? बोले अन्य लोग भी चाहिए। तो सप्तांग सिद्धांत की दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है बेटा अमात्य। सप्तांग सिद्धांत की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है मित्रों, सप्तांग सिद्धांत की जो दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात है बेटा अमात्य। अमात्य, और अमात्य का मतलब होता है मंत्री, मिनिस्टर, राजा का मंत्री।
आप खेलते होंगे ना कई बार बचपन में खेल, राजा राजा मैं, मंत्री मंत्री कौन है। मंत्री सबसे महत्वपूर्ण होता है। और मंत्री क्या होता है, बोले राजा की आंखों के समान होता है, आंखों के समान, आंखों के समान होता है। आंख मतलब नेत्र, आईज, नेत्रों के समान। अमात्य। और ये कैसे अधिकारी होने चाहिए मंत्री, बोले कैसे होने चाहिए, बोले योग्य व गुणी, योग्य व गुणी अधिकारी होनी चाहिए मित्रों। कौटिल्य का देते थे, कितना प्रासंगिक है वर्तमान में। ऐसा लग रहा है कि जैसे अपनी शासन व्यवस्था को हम लोग पढ़ रहे हो। वो ये संकल्पना कब की कौटिल्य ने, यही उनकी दूरदर्शिता थी प्राचीन काल में। योग्य व गुणी अधिकारी जो कार्यों का निष्पादन करें, जो कार्यों का क्या करें लाला, निष्पादन करें, निष्पादन करें। ये राजा की आंखों के समान होता है। और आंखें क्या है, आंखों की विशेषता क्या होती है, बोले मंत्री को राजा से वही कहना चाहिए जो वो देखे, एग्जैक्ट। उसमें कोई क्या होना चाहिए, उसमें कोई चापलूसी के भाव नहीं होना चाहिए कि राजा को जाके वाह महाराज तुम्हारा तो वर्चस्व है, तुम्हारी विरोध में कोई खड़ा ही नहीं हो सकता, तुम्हारा तो कहीं पूरी प्रजा में कहीं विरोध ही नहीं है। और चुनाव हुए पता चला कि राजा की जमानती जब्त हो गई। आसपास की चापलूस टाइप के। बोले क्या होती है, नेत्र यथा स्थिति बताते हैं। नेत्रों की क्वालिटी क्या होती है बेटा, यथा स्थिति का वर्णन करते हैं। यथा स्थिति का, यथा स्थिति से अवगत कराए। किसको अवगत कराए, राजा को। नेत्रों का काम तो वही रहता है, मैनिपुलेशन तो कौन करता है, अपना मन करता है। नेत्रों ने तो देख लिया ना सामने जो है। इसलिए मंत्री को कैसा होना चाहिए बेटा, मंत्री को कैसा होना चाहिए, बोले मंत्री को निर्भीक होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। कैसा होना चाहिए मंत्री को, निर्भीक, बिना डर, राजा से डरना नहीं चाहिए। बता दे महाराज ये स्थिति है, समझ लो। अब आप जनता क्या कर रही है, बोले सड़क पे दौड़ रही है, कोरोना वायरस के दौरान पैदल पैदल चल रही है। राजा ये नहीं कहे नहीं आपने जो किया बढ़िया किया, नहीं, हे राजा यह स्थिति है अपने देश की, यह स्थिति है आपके निर्णय की। और तुलसी भी इसी चिंतन को सार्थकता देते हैं। क्या कहते हैं कि मंत्री गुरु और वैद्य जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन करे होय बेग ही नाश। तुलसी का ये यहाँ वर्णन करना थोड़ा आवश्यक होगा तुलसी के संदर्भ में। क्या है तुलसी भी क्या कहते हैं मंत्री के संबंध में, कहते हैं क्या कहते हैं तुलसी जी, तुलसीदास जी क्या कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं मंत्री जी के संबंध में क्या कहते हैं, मंत्री गुरु और वैद्य, जो मंत्री कौमा गुरु और अरु वैद, वैद 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 जानते हैं, वैद जानते हैं, वैद्य वही जो डॉक्टर इलाज, वैद जो प्रिय बोले भयास, प्रिय बोले भयास। बोले भय के कारण अगर ये राजा से मीठा मीठा बोलने लगे, बोले कौन, बोले मंत्री, और बोले कौन, गुरु। मंत्री जी राजा, रावण के दौरान कई मंत्री कहते थे महाराज तुम्हारी पराजय सुनिश्चित है। बोले हाँ, ऐसे तो बोलते थे, हटाओ इनको, यानी वो अपनी बुराई सुन ही नहीं सकता था। मंत्री की बात अगर डर की वजह से मंत्री मीठा मीठा बोले तो क्या होगा, राज निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। राज बोले क्या हो जाएगा, राज नष्ट होगा। गुरु अगर वो काम करने लगे, वैसे काम करने लगे जैसे राजा चाहता है, बड़े बड़े धर्मज्ञ हैं, धर्माचार्य हैं, लेकिन वो राजा से डरते हैं और राजा के अनुचित बात का भी विरोध नहीं कर पाते, तो बोले क्या नष्ट हो जाएगा, बोले धर्म नष्ट हो जाएगा। वैद्य बोले डॉक्टर कहता है तुमको डायबिटीज है 450 शक्कर मत खाना, बोले हट मुझको बोलते हो ऐसे, मुझको मना करते हो, नहीं नहीं खा लो आप, शक्कर क्या, आप तो रसगुल्ला भी खाओ, गाजर का हलवा खाओगे, खाओ खाओ खाओ। यानी वो आपकी डर की वजह से अगर आपकी तारीफ करने लगे, आपके अनुकूल बोलने लगे, तो आपका शरीर नष्ट हो जाएगा, तन नष्ट हो जाएगा। तो तुलसी क्या कहते हैं, मंत्री गुरु और वेद जो प्रिय बोले भयास, राज धर्म तन तीन कर होय बेग ही नाश।
और निश्चित रूप से क्या हो जाएगा, वेग ही नाश, जल्दी नष्ट हो जाएगा। इसलिए कौटिल्य क्या कहते हैं, कौटिल्य कहते हैं मंत्री को किसके समान होना चाहिए, बोले मंत्री को नेत्र के समान होना चाहिए। और नेत्र क्या करेगा, नेत्र जो देखेगा वही वर्णन करेगा, उसमें एक भी अंश ना घटाएगा ना बढ़ाएगा। फिर राजा अपने अनुसार उसका अन्य मंत्रिमंडल के साथ बैठ के उस पर विचार विमर्श करे, उस पर निष्कर्ष निकाले। और यह संकल्पना मंत्री और योग्य व गुणी होना चाहिए, जो कार्यों का संपादन कर सके, निष्पादन कर सके। ऐसे नहीं कि लेटर ही नहीं पढ़ पा रहे। यानी चापलूसी की जो प्रवृत्ति है, भाई भतीजेवाद की जो प्रवृत्ति है, योग्य व गुणी को दरकिनार करने की जो प्रवृत्ति है, चाणक्य उस पर अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं। और मित्रों, प्राचीन काल में अंकुश लगाने का प्रयास करते हैं और वर्तमान में भी वो कितना प्रासंगिक बन पड़ा है। समझ रहे हैं बात को। बोले राज्य का तीसरा तत्व क्या होता है, बोले जनपद। सप्तांग सिद्धांत का जो तीसरा सिद्धांत है वो क्या है बेटा, जनपद। जनपद, और जनपद का मतलब होता है भूमि व प्रजा, जिन पर राज्य खड़ा होता है। भूमि का मतलब क्या है, वे नैसर्गिक संसाधन जिनमें उत्पादन क्षमता निहित है। भूमि का मतलब तो यही होगा ना। भूमि का मतलब क्या होगा, नैसर्गिक संसाधनों की, भूमि का मतलब जमीन का टुकड़ा नहीं लगा, नैसर्गिक संसाधनों की उत्पादन क्षमता भूमि है। भूमि का मतलब ये नहीं केवल जमीन है। आप समझ रहे होंगे भूमि, यहां पे मत समझिए भूमि पैड लेकर फिल्म बना रही है, कौन सी, दम लगा के हाई सा, ऐसे नहीं। प्राकृतिक संसाधन, अब प्राकृतिक संसाधन नैसर्गिक संसाधन जिनमें उत्पादन क्षमता निहित है। अर्थात देखो नदी है ना, नदी के पानी में भी उत्पादन क्षमता निहित है या नहीं, नदी का प्रवाह। लेकिन नदी के प्रवाह से अपन क्या बना सकते हैं, बोले जल विद्युत। बोलो ना भैया, बोलो ना, जल विद्युत बना सकते हैं, बना सकते हैं ना। पवन, बोले क्या, बोले पवन, पवन अगर बह रहा है तो तूफान का कारण है। अगर हम इसको नियमित करें, नियमित व नियंत्रित करें तो क्या बना सकते हैं बेटा, पवन ऊर्जा। तो कौटिल्य कहते हैं ऐसा राज्य भी नहीं होना चाहिए जहां भूमि नहीं है, जहां हवाई नहीं चलती है, जहां तालाब ही नहीं है, जहां नदियां ही नहीं है, वृक्ष नहीं है, जहां पशु 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 अगर ये पशु जंगल में घूम रहा है तब भूमि नहीं है। समझिए बात को। अगर भैंस जंगल में घूम रही है तो किसी काम की नहीं है। अगर वो पशु मनुष्य के नियंत्रण में है, मनुष्य ने उसको नियमित किया, रेगुलेट किया है, तो वो दूध देगी, दूध का उत्पादन होगा, उत्पादन होगा तो उससे आय होगी। तो मनुष्य के अधीन जो पशुपालक, मनुष्य के अधीन पशुपालन, मनुष्य के अधीन है बेटा, अधीन है जो पशुपालन है वो भूमि है, उत्पादन क्षमता है। जंगल में अगर पशु घूम रहा है तो भूमि नहीं है। जंगल में आवारा पशु भूमि नहीं है, लिख लीजिए आप चाहे तो। जंगल में आवारा पशु भूमि नहीं है मित्रों, नहीं, बिल्कुल नहीं है। आवारा पशु जो जंगल में घूम रहा है वो भूमि नहीं है। तो वो कहते हैं जनपद क्या होना चाहिए, तीसरी बात है जनपद राज्य के लिए, उसमें क्या होना चाहिए, भूमि है। दूसरा क्या है, प्रजा। प्रजा में क्या होना चाहिए, बोले कृषक भी होना चाहिए, बोले उद्यमी भी होना चाहिए, उद्यमी लोग, जो उद्यमशीलता, एंटरप्रेन्योरशिप भी होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए, ऐसे लोग भी होना चाहिए जो आर्थिक उत्पादन में संलग्न है मित्रों। आर्थिक उत्पादन में संलग्न, ध्यान से समझेंगे, ध्यान से कौटिल्य को समझने की कोशिश करेंगे। आर्थिक उत्पादन में संलग्न, बोलो बोलो, बताइए राज्य का आधार क्या है। अभी देखिए लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, अब तो अनलॉक बंद की स्थिति है। लॉकडाउन की स्थिति में क्या हो गया, पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया। बोले उत्पादन नहीं हो रहा, भूखों मर रहे हैं। बोले कोरोना से बाद में मरेंगे, पहले भूख से मर जाएंगे। पूरा राज्य अस्त व्यस्त हो गया। तो हमने क्या किया, ये भूमि है और भूमि राज्य का आधार है। ये जो भूमि व प्रजा है ये मित्रों क्या है, ये राज्य का आधार है। क्या है ये राज्य का आधार है मित्रों। यहां पे लिख देंगे अपन, ये राज्य का आधार है। दोनों लोग क्या है मित्रों, दोनों लोग राज्य का आधार है।
राज्य का आधार है, जिन पर राज्य टिका है, जिन पर राज्य टिका है। राजा तो तब होगा ना जब वहां पे ये सब लोग होंगे। इसलिए इनको जो संज्ञा दी गई है मनुष्य के शरीर से, वो जंघा व पैर के समान दी गई है। क्या संज्ञा है मित्रों इनकी? जंघा, अपनी जांग, व पैर के समान कहा गया है। पैर जिन पर शरीर टिका होता है, जंघा व पैर के समान, अर्थात जनपद भूमि क्या है बेटा? जंघा व पैर के समान, जंघा व पैर के समान है। अपना मनुष्य का शरीर काय पे टिका है? बोलो काय पे टिका है? जंघा व पैरों पे टिका है ना। अगर ये पैर नहीं होंगे, जंघाएं नहीं होंगी, तो मनुष्य का शरीर नहीं टिकेगा। ठीक उसी तरह से राज्य भी कौटिल्य के अनुसार क्या है बेटा? जनपद यानी भूमि व प्रजा का सम्मेलन है। भूमि प्रजा इन पर टिका हुआ है, इसलिए अपन इसे जंघा व पैर की संज्ञा देते हैं। सत्तांग सिद्धांत का एक तीसरा पहलू है जनपद। चौथा पहलू क्या है मित्रों? बोले दुर्ग। चौथा क्या होना चाहिए राज्य के लिए? चौथा पहलू होना चाहिए दुर्ग। दुर्ग या किला, दुर्ग होना चाहिए या किला होना चाहिए? किला, दुर्ग या किला। बोले ये राज्य की बाहों के समान है, बाहों के समान है। बाहों का मुख्य कार्य क्या रहता है? बोले सुरक्षा प्रदान करना, सुरक्षा प्रदान करना। ये सुरक्षा प्रदान करती हैं। जैसे अपने कोई मारे तो क्या करते हैं? अरे रुको ना भाई, शरीर ही तो, ये हाथी तो आगे आते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए। इसे दुर्ग या किले के माध्यम से भी राज्य की सुरक्षा होती है मित्रों। क्या होती है? राज्य की सुरक्षा होती है। जब दुर्ग या किले के माध्यम से भी राज्य की सुरक्षा होती है, इसलिए इन्हें बाहों के समान कहा जाता है और इसलिए ये सुरक्षा प्रदान करती है। और ये किला है और मजबूत किला होना चाहिए। वो कहते हैं राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को मजबूत किले का निर्माण, राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को, राज्य की सुरक्षा के लिए राजा को मजबूत किले का निर्माण करना चाहिए। और वर्तमान संदर्भ में क्या है बेटा? सीमा सुरक्षा। बोले चाहे डोकलाम विवाद हो या पाकिस्तान से विवाद हो, आजकल नेपाल से भी, नेपाल भी अपने नक्शे को परिवर्तित करके भारत की भूमि को कुछ अंदर बनाने की कोशिश कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों बहुत महत्वपूर्ण है। तो वर्तमान संदर्भ में राज्य को क्या करना चाहिए? अपने सीमा संबंधी जो सुरक्षा है उसको मजबूत करना चाहिए। बोले सीमा सुरक्षा को मजबूत करने की आवश्यकता है। बोलो ना, बॉर्डर सिक्योरिटी मजबूत करना है। और इसके लिए भारत में क्या है? बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स भी काम करता है, सीमा सुरक्षा बल। ये राज्य की बाहों की समान है, दुर्ग या किले। और इस सप्तांग सिद्धांत का चौथा भाग है। पांचवा भाग क्या है मित्रों? बोले कोष। बोले पैसा भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए भैया? कोष। कोष, और कोष मतलब राजकोष, धन होना चाहिए, राजकोष होना चाहिए। और ये राज्य के संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, ऊर्जा का स्रोत है, संचालन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है मित्रों। राज्य के संचालन के लिए यह क्या है? यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बोलो ना भैया। और राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, स्रोत है, सोर्स है, स्रोत है, स्रोत है, राज्य की ऊर्जा का स्रोत है, सोर्स है। तो राजा को राजकोष को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। राजा को राजकोष को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। बोलो ना भैया, जितना धन बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए, जितनी आर्थिक गतिविधियां ज्यादा से ज्यादा करेंगे, आत्मनिर्भर भारत इसी दिशा में एक कदम है वर्तमान में। बोलो ना भाई। तो बोले राजकोष होना कैसा चाहिए?
बोले शरीर को हम एनर्जी कैसे दे पाते हैं? बोले खाना कहां से खाते हो? बोले मुंह से। मुख में खाना खाते हो। पनीर कहां खाया? मुंह में। टमाटर कहां खाया? मुंह में। लड्डू कहां खाया? मुंह में। चाट कहां खाया? मुंह में। अब भैया लॉकडाउन चल रहा है, ज्यादा बोलेंगे तो पानी आ जाएगा। समस्त खाना अपन मुंह से खाते हैं। क्या समस्त खाने का संग्रह मुंह अपने अंदर कर लेता है ना? नहीं करता मित्रों। खाना मुंह से खाता है, लेकिन शरीर के जिस अंग को जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उतनी वो पहुंचा देता है। इसलिए इसकी तुलना कौटिल्य करते हैं मुख के समान, मनुष्य के मुख के समान। बोले मुख क्या है? मुख का प्रमुख गुण क्या है? कि भोजन मुख करता है, लेकिन शरीर के सभी अंगों को जितनी उचित ऊर्जा की आवश्यकता है उतनी संप्रेषण करता है। बोले शरीर के सभी अंगों को मुख क्या करता है बेटा? शरीर के सभी अंगों को उनकी आवश्यकता अनुसार क्या करता है? ऊर्जा पहुंचाता है, एनर्जी पहुंचाता है, पोषण करता है, पोषण करता है उनका। बोलो ना भैया, बोलो। समझ पा रहे हैं या नहीं पा रहे? पोषण करता है उनका। तुलसी का भी विचार भी इन्हीं से मिलता जुलता है। तुलसी क्या कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। लिखना जरा आसान होगा, कई बार आप लिख भी सकते हैं। बोले क्या लिखते हैं तुलसी जी? तुलसीदास जी कहते हैं कि मुखिया मुख सो चाहिए। क्या चाहिए? तुलसीदास जी कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं? तुलसीदास जी कहते हैं मुखिया मुख सो चाहिए। मुखिया काय जैसा होना चाहिए बेटा? मुख जैसा होना चाहिए। मुखिया मुख सो चाहिए, मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, खान पान सो एक। बोले क्या? बोले पाले पोसे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। पाले पोसे सकल अंग और क्या? बोले तुलसी सहित विवेक, तुलसी सहित विवेक। बोले मुखिया मुख जैसा होना चाहिए, जो क्या करे? खान पान सो एक। मुख जैसे अगर मुखिया होगा तो अपने परिवार के सभी लोगों को क्या करेगा? समान रूप से देखेगा, समान व्यवहार से देखेगा। जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसको वो चीज उपलब्ध हो जाएगी और फिर वो राम राज्य की स्थापना हो जाएगी। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापार। और कौटिल्य सिद्धांत की संकल्पना कोष से करते हैं, राजकोष से करते हैं। राजकोष को मुख के समान होना चाहिए। छठवां सिद्धांत क्या है मित्रों? बोले सेना भी होनी चाहिए, राज्य में आनी होना चाहिए। बोलो ना। बोले छठवां सप्तांग सिद्धांत का छठवां है बोले दंड। दंड का मतलब बोले बल, और बल का मतलब क्या? बोले सेना। ये होना चाहिए, बल होना चाहिए, सेना होना चाहिए। बोले दंड हो, बल, सेना। सेना का मतलब दो तरह से, एक तो शत्रु पर नियंत्रण करे। अगर डोकलाम विवाद हो रहा है, लद्दाख में विवाद हो रहा है, तो अपनी सेना पहुंच गई या नहीं पहुंच गई चीन से नियंत्रण करने के लिए? शत्रु पर नियंत्रण है, अर्थात शत्रु को पराजित करे, शत्रु को पराजित करे, प्लस ये दंड और क्या करे? बोलो क्यों क्या करे? बोले प्रजा पर भी नियंत्रण करे। कई बार प्रजा ही उत्पात करने लगती है, इकट्ठे हो जाते हैं लोग, पटरियां उखाड़ लेते हैं, आंदोलन करने लगते हैं, उस समय प्रजा पर भी नियंत्रण आवश्यक है। प्रजा पर नियंत्रण आवश्यक है। प्रजा पर भी नियंत्रण आवश्यक है। तो सेना के माध्यम से हम लोग यह करने की कोशिश करते हैं कि शत्रुओं पर विजय प्राप्त करती है, शत्रु को पराजित करती है और प्रजा पर भी नियंत्रण करती है। ऐसा कौन कर सकता है बताओ? अपने मनुष्य के शरीर में इतनी विश्लेषण की क्षमता किसके पास है? बोले मस्तिष्क है या नहीं? तो इस सेना को कौटिल्य कहती है मस्तिष्क के समान होना चाहिए। किसके अनुसार होना चाहिए? बोले मस्तिष्क के समान होना चाहिए, मस्तिष्क के समान।
मस्तिष्क के समान होना चाहिए। मस्तिष्क जिस तरह से विश्लेषण कर लेता है, नीर क्षीर विवरण गते हंसा, बोले डोकलाम में हम एकदम धक्का मार के ही सैनिकों को बहा देंगे, गोली चलाने की जरूरत नहीं है, प्रजा पर नियंत्रण कर लेंगे, आंसू गैस से नियंत्रण कर लेंगे, डंडे से नियंत्रण करेंगे या बोल के नियंत्रण कर लेंगे। मस्तिष्क के समान होना चाहिए सेना को, तो राज्य की सुरक्षा सुनिश्चित रहेगी। बोले कोई भी राज्य तब तक अधूरा है मित्रों जब तक उसके मित्र ना हो, मित्र बनाना आवश्यक है। तो अंतिम सिद्धांत क्या है? बोले मित्र। किसी भी राज्य के लिए जो अंतिम सप्तांग सिद्धांत जो कौटिल्य ने बताया वो बताया बेटा मित्र। बोले मित्र होना चाहिए। और मित्र कैसे होना चाहिए? बोले निस्वार्थ मित्रता होनी चाहिए, निस्वार्थ मित्र होना चाहिए, मित्र होना चाहिए। और ये क्या बताते हैं? बोले मित्र राज्य के कान के समान होते हैं। काय के समान होते हैं मित्र? कान के समान, कान, ईयर, राज्य के कान के समान होते हैं, राज्य के कान के समान होते हैं मित्र बेटा। कान जिस तरह से सुनते रहे ऐसे मित्रों के माध्यम से राज्य को सुनाई पड़ता है कि बाहर क्या चल रहा है। इसलिए विदेश नीति में अपने मित्रों का भी महत्व है। कान के समान होने चाहिए मित्रों को। वो कहते हैं मित्र कैसे होना चाहिए? सहज मित्र होना चाहिए, सहज मित्रता का भाव। बोले मित्र कृत्रिम नहीं होना चाहिए, आर्टिफिशियल मित्र नहीं। कृत्रिम अगर मित्र होंगे, आर्टिफिशियल मित्र होंगे जिसमें लालच है, लोभ है, लालच है, जिसमें लोभ है, कायर है, कामी है, कायर है, कामी है, अगर ऐसी मित्रता आपके अंदर होगी तो निश्चित रूप से आपके राज्य के विनाश की संभावना है। तो निश्चित रूप से ये राज्य के विनाश का कारण बनते हैं, राज्य के विनाश का क्या बनते हैं लाला? बोले कारण बनते हैं, कारण बनते हैं। तो मित्रता का यह भाव होना चाहिए। और मित्र को हमेशा किसके समान बनाया है? बोले कान के समान। इस तरह से राज्य के 7 तत्व हैं और 7 तत्वों की शरीर के विभिन्न विभिन्न अंगों से तुलना है। और इसी को हम बोलते हैं कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? कौटिल्य का सप्तांग सिद्धांत। कौटिल्य के अन्य प्रशासन और राजनीतिक चिंतन से संबंधित सिद्धांत हैं, उनका विश्लेषण, उनका विवेचन हम अगली कक्षा में करेंगे। आपके प्रश्न और स्वागत के लिए, प्रश्न और कमेंट्स के लिए सदैव आपका स्वागत है। धन्यवाद।